Good morning everyone. This is the third lecture of agriculture chapter number 4 of geography. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हमारे फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो नॉन फूड क्रॉप्स मतलब वो वाली क्रॉप्स जिनके अंदर हम फूड को ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फूड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रो की जाती है. फॉर एग्जाम्पल रबर क्या है? इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, यानी कि ये ऐसी क्रॉप है जो इक्वेटोरियल रीजन्स पे ग्रो की जाती है स्पेशल कंडीशंस के अंदर. ये एक तरीके से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो होती है. इसको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होता है. ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. रेनफॉल तकरीबन इनकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर इनका 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए. रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है. आपको पता है कि क्रॉप इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडस्ट्रीज़ के लिए. ओके, इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और गारो हिल्स मेघालय के अंदर. ये कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पर रबर को ग्रो किया जाता है. ठीक है, इन 2010 to 11 that is India ranked 4th among the world's natural rubber producers. यानी 2010 से लेके 2011 का जो ईयर था उसके अंदर जो कैलकुलेशन की गई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 4th है जिसमें रबर का प्रोडक्शन होता है. ओके, सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं रबर से रिलेटेड, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन फूड क्रॉप के. एम आई क्लियर? ओके, नाउ next is fiber crop. Cotton, jute, hemp and natural silk are 4 major fiber crops grown in India. ये सारी चीज़ें इंडिया में ग्रो की जाती है. ठीक है, the first 3 are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. Sericulture क्या होता है? Sericulture जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी. फिशी कल्चर सुना है, and you have heard about horticulture also. in the same way sericulture भी होता है जिसमें rearing of silkworms हुआ करता है. ठीक है, प्रोडक्शन होता है सिल्क फाइबर का, उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं. ओके, सो फाइबर क्रॉप्स हैं जितनी भी, ये सारी हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है. कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, दैट इज कॉटन. कॉटन जानते हैं क्या होता है? वेरी इजी एंड अ कॉमन क्वेश्चन. इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. इंडिया के अंदर कॉटन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है. कॉटन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है. 2008 के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है कॉटन का, चाइना के बाद. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन. आपको पता है इंडिया का जो मिडल पोर्शन है हमारा, डेक्कन एरिया का जो पोर्शन है, वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत अच्छी अवेलेबल है और वो एरिया ड्रायर है, लिटिल बिट वहाँ पे सूखा पड़ता है, तो उस जगह पे कॉटन का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है. डेक्कन प्लाटो वाला जो एरिया है वहाँ पे. कॉटन को किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए? कॉटन इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको, हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्की हल्की सी रेनफॉल चाहिए, या फिर इरिगेशन मेथड्स को भी हम यूज़ में ले सकते हैं. तकरीबन 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज उसको चाहिए होते हैं. एक अच्छी धूप चाहिए होती है ग्रोथ के लिए. ये एक तरीके की खरीफ क्रॉप है जिसको तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए, मतलब पूरी तरह से कॉटन बॉल को प्रोड्यूस होने के लिए. मेजर कॉटन बॉल्स कहाँ पे, मतलब मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जूट. एक नॉन फूड क्रॉप हमारी जूट भी होती है. जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं. ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. दैट विच फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? दैट इज जूट. ओके, जूट grows well on well drained fertile soils in the flood plains where soils are renewed. soil को renew किया जाता है.
फर्टाइल सॉइल्स, जूट अच्छी फर्टाइल सॉइल्स पे ग्रो की जाती है, फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में जहाँ पे हर साल जो सॉइल है वो रेन्यू हो रही है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है जूट को ग्रो करने के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सारे मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे पास। ये मैक्सिमम गनी बैग्स बनाने में काम में आते हैं। गनी बैग्स आप जानते हैं, कट्टे आपने सुना होगा, बोरे जिसको कहते हैं वो, ठीक है। मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए हम लोग जूट को यूज़ में लेते हैं। ये ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसके सब्सटीट्यूट को लोग बेसिकली यूज़ लेते हैं। और पैकिंग मटेरियल्स में लोगों ने नायलॉन को यूज़ में लेना चालू कर दिया है। आप देखते थे कि पहले तो फिर भी बोरे आते थे, लोग बोरों को यूज़ में लेते थे, लेकिन अब मैक्सिमम लोग कट्टे यूज़ में लेते हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि अभी तक तो हमने बात की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स की। अब टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं या इंस्टीट्यूशनल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस होता हुआ हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ में लेके चेंजेस होते हुए देखते हैं, ठीक है। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for the thousands of years. आपको पता है कि लास्ट बहुत सालों से हम लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लैंड को कम्प्लीटली हम यूज़ में लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, तो उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट कॉजेज हिंडर, okay. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in the large parts of the country still depend on monsoon and natural fertility in order to carry their agriculture. आपको पता है इरिगेशन मेथड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो उसको यूज़ करने की क्षमता मैक्सिमम सारे फार्मर्स के अंदर नहीं होती। तो जो बेचारे गरीब फार्मर्स हैं वो मैक्सिमम मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। उन लोगों को नेचुरल फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप मतलब जो नेचुरल फॉर्म से वो लोग सॉइल को फर्टाइल कर पाए, उनके पास में पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन द पजल्स ऑफ अ सीरियस चेंज। लेकिन अगर हम इसी पैटर्न पे चीज़ों को ग्रो करते रहे तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ फार्मर टू ग्रो अ सच लार्ज क्वांटिटी फॉर सो मैनी पीपल। आपको पता है पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उस पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना है, बड़ा करना है, इंक्रीज़ करना है प्रोडक्टिविटी को, तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of the population, needs some serious technical and institutional reforms. जो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखता है, यानी कि मैक्सिमम आप ये देखिए हमारी पॉपुलेशन का 60% जो पीपल हैं उनकी बेसिक जो लाइफ है, लाइवलीहुड है, वो किस पे चल रही है, वो उनकी एग्रीकल्चर पे चल रही है। तो उस एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना, उसको इंस्टीट्यूशनली और स्ट्रॉन्ग बनाना, टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। 10 collectivization, consolidation of holdings, corporation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5-year planning. The right of inheritance has already led to the fragmentation of the land holdings, necessitating consolidations of the holding. That means it says कि जो हम लोगों का फर्स्ट 5-year प्लानिंग था, वो फर्स्ट 5-year प्लानिंग में हम लोगों ने लैंड के जो रिफॉर्म्स थे उसको प्रॉपरली स्टडी किया है कि हम लोगों के पास में कितना लैंड अवेलेबल है और
जिन लोगों के पास में बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स अवेलेबल थी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट किया है, मतलब छोटा कर दिया है लैंड होल्डिंग्स को, ठीक है, जिससे जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है उन लोगों के पास में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट पहुंच सके। ओके वो एटलीस्ट लैंडलेस ना होकर स्मॉल फार्मर भी अगर बनेगा तो उस लैंड के ऊपर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बाय द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म, यानी कि जो लॉज आपको पता है ये इंडियन गवर्नमेंट है, तो कुछ ना कुछ अगर हम जो भी लॉज बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट होने में कहीं ना कहीं तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हम लोगों ने जो लॉज बनाए उनके कुछ ना कुछ लैकिंग की वजह से या उनको प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1960s और 70s के अंदर लोगों को गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि अगर हम लोग इसी पैटर्न पे चलते रहे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ग्रो सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए उन्होंने कुछ नई टेक्निक्स को नए तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। दे ऑप्टेड द प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है पहले भी, और इसके अंदर आपको दो रेवोल्यूशंस दे रखे हैं, एक ग्रीन रेवोल्यूशन और एक वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके से फूड के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपने पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को पूरी तरीके से चेंज किया, जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, इरिगेशन मेथड्स, इन सब चीज़ों को यूज़ में लेके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है फूड के। लेकिन वाइट रेवोल्यूशन के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है? मिल्क का, ठीक है। जिस तरीके से फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, उसी तरीके से मिल्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, बट दिस टू लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन द फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन भी कुछ एक सर्टेन एरियाज तक ही फॉलो अप हो पाया। Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive and land development program was initiated, which included institutional and technological reforms, provision of the crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies, banks for providing loan facilities to the farmers at the lower rates of interest were some important steps in this direction. यानी कि then what happened? गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर उन्होंने लैंड को बचाने के लिए सॉर्ट ऑफ, हम जैसे लोन सिक्योरिटी लोन्स वगैरह लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरीके से अगर लैंड ख़राब होती है या लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की एक असिस्टेंस या गवर्नमेंट की एक सॉर्ट ऑफ हेल्प हम कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिससे उन लोगों को हेल्प मिलना स्टार्ट हुई। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है किसान क्रेडिट कार्ड का, KCC जिसको हम बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAYS, आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for the farmers were introduced on radio and television, यानी कि फार्मर्स को रेडियो पे भी और टेलीविज़न पे भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, उनको अवेयर किया जाता था, कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स के बारे में बताया जाता था, सिखाया जाता था। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? क्या होता है? गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर करती है ग्रो करने से पहले कि अगर आप हमें इतना क्वांटिटी में ग्रेन प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करेंगे तो हम इसको इतने अमाउंट पे आपसे परचेज करेंगे, तो दैट इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Remunerative and procurement prices for the important crops to check the exploitation farmers by spectaculars and middlemen। ये एक तरीके से सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को, फार्मर्स को, कि जिन लोगों को या जिन फार्मर्स को प्रॉपरली अपने ग्रोइंग का पैसा नहीं मिलता है उसको कैसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है, एटलीस्ट उनको अपनी ग्रेन का मैक्सिमम प्राइस तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को स्टार्टअप किया है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू
learn about the Bhudan and Gramdan. Okay, this is a small story and you will learn about this. Okay, till then, stay home, stay safe. Thank you.